So very good evening मेरा बच्चा. In the previous lecture, just we have started about the introduction of the force topic. एक ऐसा टॉपिक जो आपने 9th में भी कवर अप किया था. फिर मैंने आपको न्यूटन के लॉज के बारे में बताया. न्यूटन डिलीवर्ड अस 3 लॉज. Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, as well as Newton's third law of motion. Right? सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं आपको बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं मेरा बच्चा. सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकली वो मेरे डियर स्टूडेंट्स कौन सा लॉ है? न्यूटन का सेकंड लॉ. नजर सिंह हमें जल्दी से न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बताएंगे. मुझे याद नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई. चलो जी श्रेया से पूछ लेते हैं व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ. मुझे भी नहीं याद. और वैभव बच्चे ने याद किया है कि नहीं? Yes, sir. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Wow, the rate of change of linear momentum of any object is directly proportional to the applied force. This is the Newton's second law of motion. और अगर आप सिंपल आपने कहा मुझे याद नहीं, नजर ने कहा मुझे याद नहीं, श्रेया ने कहा मुझे भी याद नहीं, तो भाई मेरा बच्चा आपके सामने लिखा हुआ है मेरा बच्चा लोग F equal to ma. मेरे लाल गोपाल ये आपके सामने लिखा हुआ है F equal to ma. This is Newton's second law of motion. Force equal to mass into acceleration. This is Newton's second law of motion. जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर पैरामीटर है मेरा बच्चा. वेक्टर पैरामीटर. मास जो है वो स्केलर पैरामीटर है मेरा बच्चा. और जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर पैरामीटर है मेरा बच्चा. वेक्टर पैरामीटर क्या होते हैं वैभव चक्रवर्ती? So the quantity which is both direction and बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. शाबाश, बहुत बढ़िया. बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. Those parameters are called vector parameters. And the parameters which are having only magnitude, no direction, those are called scalars. फोर्स एक वेक्टर पैरामीटर है, मास एक स्केलर पैरामीटर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर पैरामीटर है. इस पर्टिकुलर टॉपिक में माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आज मुझे पहले इसके बारे में सारी ब्रीफिंग करनी है आपके लिए. फिर मैं आपको बड़े मजेदार न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स. फोर्स के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर बहुत बेसिक. और फिर हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर क्लास में जब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट पढ़ेंगे वो आपका बहुत मजेदार टॉपिक रहेगा मेरा लेक्चर. तो आइए स्टार्ट करें आज का लेक्चर. माई सेल्फ प्रोफेसर बेदी आपके लिए बीवा एजुको के प्लेटफॉर्म पे फॉर योर फिजिक्स मेंटर. आई एम योर फिजिक्स मेंटर. हियर आई एम फॉर यू टू डिलीवर द फिजिक्स लेक्चर्स. तो यहां पर हमने अभी पहला टॉपिक शुरू किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉज. तो हम इसके फोर्स के बहुत अच्छे इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं. फोर्स के साथ रिलेटेड बहुत सारे जुड़ी हुई बातें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले मेरा बच्चा पार्टी फोर्स के यूनिट्स के बारे में पढ़े. आप देख पा रहे हो मास को एक्सप्रेस किया जा रहा है केजी में, एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और फोर्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है किसमें? न्यूटन में. इसका मतलब फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन के नाम पे, न्यूटन सर न्यूटन को रिस्पेक्ट दी गई, उनके नाम पे फोर्स का एसआई यूनिट बना विच इज कैपिटल एन न्यूटन. और न्यूटन फिर क्या हो गया?
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1 न्यूटन। ओके, समय लगा मेरा बच्चा? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? What is the CGS unit of force? Yes, वैभव? Sir, dying. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CGS unit. Dyne. Dyne is this thing. Shreya, what is the relation between Newton and dyne? So 1 Newton is equal to 10 raised to the power 5 dyne. बहुत बढ़िया जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पर 5 डाइन। तो वैभव, आपके पास अब फोर्स के कितने यूनिट्स हो गए मेरा बच्चा? Sir, 2. 2 यूनिट्स हो गए। एक हो गया न्यूटन, जिसको हम एसआई यूनिट और एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स बोलते हैं, और एक हो गया डाइन, जिसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं। सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ये पता होनी चाहिए। अच्छा जी वैभव, डू यू नो इस कैटेगरी को कौन से कैटेगरी यूनिट्स के माना जाता है? नहीं I'm पता। not able to clearly. ये कौन सी कैटेगरी है यूनिट्स की? Sir, your voice is cutting in between. I'm not able to understand. नजर, my voice is clear to both of you? Sir, derived. श्रेया, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? Yes, sir. इसका मतलब वैभव के कोई नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। वैभव, आप अपने बेटा नेटवर्क को दोबारा से लॉग इन हो जाइए और जल्दी से क्लास में इन्वॉल्व होइए प्लीज, पॉजिटिवली। नो 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 नो। फोर्स के जब यूनिट्स की बात की जाती है मेरा बच्चा, फोर्स के यूनिट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। One is absolute units and second one is gravitational units. पहला कौन सा? Absolute। दूसरा कौन सा? Gravitational। Absolute units are further classified as 2 categories. Number 1 CGS unit, number 2 SI unit। CGS जो यूनिट है वो है डाइन। SI यूनिट जो है वो है न्यूटन। अगर मैं बात करूं इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स फर्दर क्लासिफाइड इन CGS, SI। CGS जो यूनिट है उसका नाम है ग्राम फोर्स। SI जो यूनिट है उसका नाम है किलोग्राम फोर्स। CGS कौन सा? ग्राम फोर्स। समटाइम्स बुक्स में ये भी लिखा होता है ग्राम वेट, और इसके साथ लिखा होता है किलोग्राम वेट। अब ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्या आपको ये यूनिट्स की वैल्यूज, ये यूनिट्स के नाम, कैटेगरीज पता थी पहले 9th क्लास में कि नहीं पता थी? नहीं पता थी। श्रेया ने ऑनेस्टली बता दिया। नजर सिंह की आवाज नहीं आई मुझे? नहीं पता थी। वैभव की आवाज नहीं आई मुझे? नहीं पता थी। बहुत बढ़िया जी। फिर इसका मतलब आज हमने एक चीज सीखी कि किसी चीज के यूनिट्स की 2 कैटेगरीज है। वन इज एब्सोल्यूट यूनिट्स, अदर वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट। आप कहोगे सर एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशन यूनिट में मेजर डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है,
मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स। कौन से? एब्सोल्यूट यूनिट्स। बट जब कोई चीज ऐसे वर्टिकली नीचे आए, ग्रेविटी के इफेक्ट में हो, तो उसके साथ जो यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? ग्रेविटेशनल यूनिट्स। पहले कौन सा? एब्सोल्यूट, और दूसरा कौन सा? ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट यूनिट्स दो कैटेगरीज के, सीजीएस, एसआई। सीजीएस यूनिट डाइन, एसआई यूनिट न्यूटन। ग्रेविटेशन के सीजीएस ग्राम फोर्स, एसआई किलोग्राम फोर्स। सबकी मुझे आप लोगों को डेफिनेशंस लिखानी है, तो शुड आई एक्सप्लेन मेरा बच्चा? Yes, sir. सबसे पहली बात लिखिए डेफिनेशन ऑफ वन डाइन। राइट डाउन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट is said to be one dyne if 1 gram of the object moves with 1 centimeter per second square, moves with 1 centimeter per second square under the action of this force. Okay? Okay? Sir, एक बार repeat कर दो. The force acting on the object is said to be one dyne if 1 gram of the object, 1 gram अंडरलाइन करने वाली बात, moves with an acceleration of 1 centimeter per second square under the action of this force. Under the action of this force. Now Newton. The force acting on the object is said to be 1 Newton. The force acting on the object is said to be 1 Newton if 1 kg of the object, 1 kg of the object moves with 1 meter per second square, moves with 1 meter per second square under the action of this force. Okay? Now gram force. The force acting on the object, is said to be 1 gram force if 1 gram of the object, 1 gram of the object moves with 980 centimeter per second square, 980 centimeter per second square next kilogram force. The force acting on the object, is said to be 1 kgf if 1 kg of the object, 1 kg of the object moves with
moves with 9.8 meter per second square. Moves with 9.8 meter per second square. क्लियर मेरा बच्चा? यस सर। ओके, अब इनमें आपस में कुछ लिंक्स बनाए मेरा बेटा, मेरे बाल गोपाल, इसमें से कुछ लिंक्स बनाए मेरा बच्चा। पहली बात, आपको आता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये तो श्रेया ने ही मुझे सिखा दिया। आई एम थैंकफुल टू श्रेया, अदरवाइज मैं तो रह जाता। तो ये तो एक क्रेडिट गोज टू श्रेया। 1 न्यूटन 10 इज पर 5 डाइन। चलो जी, वैभव हमें कुछ और सिखाएगा। 1 डाइन और ग्राम फोर्स में क्या लिंक है? नो क्रेडिट टू वैभव। नजर सिंह हमें सिखाएगा नेक्स्ट कोई रिलेशन। हाँ जी श्रेया, नेक्स्ट कोई रिलेशन? नहीं? 1 डाइन इज इक्वल टू 980। वाओ, शाबाश नजर, बहुत बढ़िया। 1 डाइन इक्वल टू 980 क्या? ग्राम फोर्स। दिस क्रेडिट गोज टू नजर। डबल क्रेडिट क्योंकि दोनों किसी को नहीं आता था यार ये। अच्छा जी, थर्ड क्रेडिट कोई वैभव ने लेना हो तो वैभव। नो क्रेडिट टुडे। श्रेया, Yes, sir. any other relation? So I know. Vaibhav knows. Explain. 1 kgf is equal to 9.8 Newton. ओहो, नजर सिंह ठीक बोला इसने। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8। हाँ, रिवर्स बोल दिया यार। 1 न्यूटन इक्वल टू 9.8 kgf. This credit also goes to नजर सिंह, नजर सिंह, नजर सिंह। वाओ, नजर सिंह ने तो आज बाजी मार ली है जी। नजर सिंह ने डेफिनेशंस को असेस किया है और आराम से रिलेशन बना दिया है। मैं राइट नजर? यस सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। अब पता क्या मेरा बच्चा, आपके न्यूमेरिकल्स में ये दिया होगा एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kgf। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kgf। तो मेरा बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 20 इंटू 9.8 न्यूटन करना पड़ेगा। कहीं पर लिखा हो एन ऑब्जेक्ट वेइंग 50 ग्राम फोर्स। क्या लिखा ये? 50 ग्राम फोर्स। श्रेया, न्यूमेरिकल करने में ये बातें बड़े ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर हमें कंसेप्ट ना क्लियर हो। 50 ग्राम फोर्स। 50 ग्राम फोर्स का मतलब क्या मेरे भाई? 50 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम फोर्स। पहले बताओ, ये पता चला? ग्राम को मैंने किलोग्राम में बदला। क्यों जी नजर, पता चला? बोल ही नहीं रहे नजर। यस सर। पता चल गया? यस सर। अब किलोग्राम फोर्स को मैं न्यूटन में बदलूंगा। दिस इज द पार्ट। हाँ के ना?
सो आपको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं मेरा बच्चा लोग, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। पहले ध्यान से सुनिए। अगर लिखा हो ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg, इसका मतलब क्या होता है? ये मास मेंशन है। क्या मेंशन है? मास मेंशन है। लिखा हो ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kgf, इसका मतलब न्यूमेरिकल में होगा ये वेट मेंशन है। क्या मेंशन है वैभव? वेट मेंशन है। क्या मेंशन है? वेट। मास m होता है, वेट mg होता है। ये बात याद रखना मेरा बच्चा। अगर आपको लिखा हो ऑब्जेक्ट वेइंग 50 ग्राम फोर्स, इसका मतलब क्या मेंशन है? वेट मेंशन है। क्या मेंशन है? वेट। और इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? श्रेया को ये स्टेप समझ लगा है? Yes, sir. अब किलोग्राम फोर्स को मैं क्या करूंगा बच्चों? जब मैंने आपको टॉर्क के क्वेश्चंस कराने हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स कराना है, तो फिर आपको टर्निंग मोमेंट्स कराने हैं, तो आपको ये यूनिट्स जो है वो प्रॉपर क्लियर होने चाहिए कि हमारा आंसर किन यूनिट्स में एक्सप्रेस होगा। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलें आगे। ये आपने कर लिया मेरा बच्चा नोट? Yes, sir. ओके। शुड आई रेज वैभव? वैभव आज शायद वैभव क्लास में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आज। F इक्वल टू एम ए। अब इसके बाद A की जगह पे मैं V माइनस यू बाई टी लिख सकता हूं। क्यों जी? नजर लिख सकता हूं। श्रेया लिख सकता हूं। Yes, sir. कहां से लिख सकते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या? अच्छा जी, इस पैरामीटर को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं। लिख सकता हूं मेरा बच्चा? क्यों जी वैभव लिख सकता हूं? Yes, sir. एम बी क्या टर्म है मेरा बच्चा? फाइनल मोमेंटम। एम यू है इनिशियल मोमेंटम, ये है टाइम। तो फिर न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बना? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम ओवर क्या? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इंटरवल। ओके, समझे बात को? Yes, sir. ओके जी, कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है।
ये बेस वीक रहेगा तो हमारी बिल्डिंग तो कमजोर ही रहेगी फिर। क्यों जी नजर सिंह? पार्डन पार्डन? So momentum का meaning explain करो। बहुत बढ़िया बात जी, बहुत बढ़िया बात पूछी श्रेया ने। मोमेंटम का मीनिंग समझा दीजिए। हम मोमेंटम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको मोमेंटम का मतलब समझाता हूं भाई अच्छे से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दिस इज द टर्म मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है, यही चीज आपने सीखनी है ना बेटा श्रेया। लो जी आपको सिखाते हैं कि आपने ये नोट डाउन कर लिया मेरा बच्चा? Yes sir। सबने कर लिया है? Yes. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, श्रेया की डिमांड है सर हमें मोमेंटम के बारे में सिखाया जाए, हमें ये टर्म और क्लियर कराई जाए। मोमेंटम द क्वांटिटी ऑफ motion attained by any object क्या लिखा मैंने श्रेया? Quantity of motion attained by any object। बहुत बढ़िया बात जी। अब श्रेया मेरे पास ये देखिए, एक ये छोटा सा बॉल है, नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, Yes, sir. ओके। और ये मेरे हाथ में क्या है वैभव? वैभव बोल नहीं रहा। वो स्क्रीन देखिए पर आपको वीडियो दिख रहा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अभी देखिए, एम आई विजिबल? ये क्या है? छोटा सा बॉल, और ये क्या है? बहुत बड़ा बॉल। क्यों जी श्रेया? Yes sir। बहुत बढ़िया बात। अब यार इसको जब मैं किसी वेलोसिटी से फेंकूंगा और इसको उसी वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन कौन अटेन करेगा? ये छोटा बॉल के ये बड़ा बॉल? सर बड़ा बॉल ही ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसमें पार्टिकल्स अमाउंट ज्यादा है। जितना आपने दोनों को सेम वेलोसिटी दी, जितना मास ज्यादा उतना मोशन पोजेस्ड ज्यादा, उतना मोमेंटम ज्यादा। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी मोशन पोजेस करता है उसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? लीनियर मोमेंटम। कौन है? लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंटम जब बात आती है आपकी क्लास में, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जब आगे फर्दर +1 करिकुलम होता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम टर्म भी होती है, पर ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। तब क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, दैट्स व्हाई वर्ड बना लीनियर मोमेंटम। कोई ऑब्जेक्ट कितनी मोशन पोजेस कर रहा है उस पैरामीटर को हम बोलते हैं मोमेंटम। और मैथमेटिकली द मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से, किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो जो टर्म मिलती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसका सिंबल है P, मास इनटू वेलोसिटी। ये पैरामीटर वेक्टर पैरामीटर है, ये पैरामीटर वेक्टर पैरामीटर है, ये पैरामीटर स्केलर पैरामीटर है। तो ओवरऑल मोमेंटम भी क्या हुआ? एक वेक्टर पैरामीटर। क्या हुआ मेरा बच्चा?
वेक्टर पैरामीटर। आप कहोगे सर अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मोमेंटम इधर, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मोमेंटम इधर, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मोमेंटम इधर, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मोमेंटम इधर। जो भी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा अपनी मोशन की, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है? मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। श्रेया बात पता चली आपको मोमेंटम के बारे में? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. बहुत और बातें। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द मास इन मोशन। मास इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका क्या है? मोमेंटम है। इट हैज मास इन मोशन। तो इसलिए मोमेंटम का बहुत मेजर रूल होता है इस मैकेनिक्स में। और न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ किससे रिलेटेड था? द P इक्वल टू mv। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब जब मोमेंटम चेंज होगा, जब जब मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब जब मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम की चेंज को टाइम से डिवाइड करो तो जो पैरामीटर आपको मिलता है उस टर्म का नाम है फोर्स। और इसी लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्ड का मतलब समझिए बच्चे। डेफिनेशन स्टेटमेंट्स को तो क्रैम कर लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, पर गलत होती है, समझ नहीं होती। किसी ऑब्जेक्ट के पास पहले कोई मोमेंटम है, फिर कुछ टाइम बाद उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, जितनी चेंज इन मोमेंटम आई उस चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो तो जो पैरामीटर मिलेगा उस पैरामीटर का नाम क्या है? फोर्स। क्या नाम है जी? फोर्स। अब श्रिया आपको मोमेंटम की थोड़ी सी नॉलेज हुई है कि नहीं? Yes, sir. वो इतना हल्का यस, इतना छोटा सा यस, छोटू सा। मुझे फोर्स वाली बात नहीं समझ आई। फोर्स वाली बात मैंने अभी बताई मेरा बच्चा, अभी मैंने डिराइव कराया था। क्या डिराइव कराया था? F इक्वल्स टू क्या? एम ए क्या? V माइनस यू बाई टी। एम वी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, एम यू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। इसको क्या बोलोगे? फाइनल मोमेंटम बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? इनिशियल मोमेंटम बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? टाइम बोलोगे। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, टाइम, इस टर्म का नाम क्या है? क्यों जी श्रेया, क्या नाम है इसका? अब पता चल गया? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. ओके जी, बहुत बढ़िया तरीके से अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा मेरा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। कर लिया ये नोट मेरे बच्चों? Yes, sir. ओके, चलिए फिर मोमेंटम के बारे में आपको क्लियरिटी दे दी मैंने। अब मान लीजिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन ये देता हूं, जस्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने लगा हूं, स्टेटमेंट्स पढ़ाने लगा हूं कि उन स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें उन क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहा है, कि क्या डाटा दिया होगा कि ऑब्जेक्ट का मास दिया है, ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी दी है, ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेलेरेशन दिया है। तो बहुत बढ़िया तरह से न्यूमेरिकल्स होते हैं,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं क्रैम और फिर आंसर ढूंढते हैं। आइए हम इन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया समझें कि क्वेश्चन में क्या छुपा है। तो मेरी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट वैभव पढ़ने जा रहा है बहुत लाउडली। Yes, sir. A car of mass 6 kg is moving with a speed of 10 meter per second, while a scooter of mass 80 kg is moving with a speed of 50 meter per second. बहुत बढ़िया। वेट, आपके पास एक है कार। क्या है जी आपके पास वैभव? एक Car. कार, यानी कि इसका m1 मेंशन है। आपको उसकी वेलोसिटी मेंशन है। आपके पास एक है स्कूटर। क्यों ये नजर सिंह, आपके पास कार कौन सी है? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया कार है यार ये तो। और स्कूटर एक्टिवा भी होगा, हाँ के ना? अब कार का मास है भाई साहब 600 केजी और स्कूटर का मास है भाई साहब 80 केजी। स्कूटर की वेलोसिटी आपको दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। क्या कहता है वो? कंपेयर देयर मोमेंटम। कंपेयर देयर क्या? मोमेंटम। पहले का मोमेंटम क्या होगा? m1v1। दूसरे का मोमेंटम क्या होगा? m2v2। कंपेयर का मतलब क्या होता है? उनकी रेशो निकालनी। क्या निकालनी? वाह जी वाह, निकल सकता है? निकल सकती है? जल्दी से सॉल्व करिए मेरा बच्चा, जल्दी से। सर वीडियो की वैल्यू कितनी थी? आपने स्क्रीन शेयर की हुई मैंने बेटा? सर वो बीच में थोड़ा सा चला गया था। चलो कोई बात नहीं। पहले का मास 600 है, वेलोसिटी 10 है। दूसरे का मास 80 है, वेलोसिटी 50 है। जल्दी करिए। कर लिया? Yes, sir. श्रेया पहले का कितना आया? दूसरे का कितना आया? एम आई राइट? Yes, sir. दोनों की रेशो आ जाएगी। क्या आएगी रेशो? 3:2. एब्सोल्युटली राइट मेरा बच्चा। 6000 डिवाइडेड बाय 4000 तो क्या बना? 3:2। बहुत बढ़िया। श्रेया किसका मोमेंटम ज्यादा नजर आ रहा है, P1 के P2? सर P1 बाय P2 3:2 है तो P1 ज्यादा होगा P2 से। ये कोई पूछने वाली बात है? P1 इज 3/2 टाइम्स ऑफ P2। ओके, अब दूसरा पार्ट। विच व्हीकल विल रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप इट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन सेम डिस्टेंस। अब मुझे ऑनेस्टली बात बताइए, जब आपके स्कूल में ये करिकुलम में शुरू हुआ, क्या आपको स्कूल में ये चीज सिखाई गई है न्यूमेरिकल्स के? नहीं बोले। नजर सिंह आपने स्कूल में किए ये न्यूमेरिकल? नो सर। श्रेया? No, sir. लो वैभव? No, sir. नो सर। चलो फिर यही तो बात है यार, न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स कहां से बन जाएगी? न्यूमेरिकल नहीं तो फिजिक्स कुछ भी नहीं। तो अब दूसरा पार्ट आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। चलो जी, पहले अभी ये देखते हैं। श्रेया ये स्टेटमेंट पढ़ो सबके लिए। How much acceleration will be produced in a body of mass 10 kg acted upon by a force of 2 kgf? कितनी फोर्स है? कितनी फोर्स है मेरा बच्चा? 2 kgf। 2 kg. मैंने आपको अभी आज kgf बताया कि नहीं बताया? यस सर। आपने ये क्वेश्चन करने हैं खुद। चलो जी, नजर सिंह अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा है। 2
bodies have masses in the ratio 3:4. When a force is applied on the first body, it moves with an acceleration of 6 meter per second square. How much acceleration will the same force produce in the other body? बहुत बढ़िया जी, सिंपल क्वेश्चन है, मासेस की रेशियो मेंशन है, एक का एक्सेलरेशन मेंशन है, दूसरे का एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स दोनों पे सेम लगाई गई। चलो जी वैभव तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए मेरा बच्चा। A cricket ball of mass 100 grams strikes the hand of a player with a velocity of 20 meter per second and is brought to rest in 0.01 second. Calculate number 1, the force applied by the hand of the player. Number 2, the acceleration of the ball. बहुत बढ़िया जी। श्रेया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जी। A lead bullet of mass 20 grams traveling with a velocity of 350 meter per second comes to rest after penetrating 40 centimeter in a still target. Find the resistive force offered by the target and the retardation caused by it. बहुत बढ़िया जी। सो इस तरह से मेरे बच्चा लोग जो मैंने फोर्स की इंट्रोडक्शन दी है ना, इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड मेरे पास ये छोटी सी वेरी फर्स्ट स्टेज की वर्कशीट है, जिसमें मेरे पास राउंड अबाउट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 15 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। कितने क्वेश्चंस? 15। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 25 to 30 मिनट्स चाहिए। तो सबसे पहले मेरा बच्चा पार्टी, आपको मैं अभी ये शीट शेयर करने जा रहा हूं विद इन 2 मिनट्स ऑफ द क्लास। ये शीट आप लोगों के पास आती है तो जल्दी से सॉल्व करके मेरे को इसकी पीडीएफ बना के शेयर कीजिए, सो दैट हम इस शीट के बारे में आपको एरर समझा पाए, मैं आपको इसके क्वेश्चन समझा पाऊं। अगर हमें बेसिक क्वेश्चंस पता चलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस हमारे क्लियर होंगे, तो हम चैप्टर को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो वेरी सेट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है? न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड है। न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या इन्वॉल्व होती है चीज? F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। होपफुली ये जो मैंने आपको अभी आज बातें बताई हैं, इनसे आप न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करोगे कि नहीं? Yes, sir. लो Yes, sir. अब इस शीट के अंदर एक बात याद रखनी मेरा बच्चा, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। यूनिट्स बहुत प्राइम फैक्टर है। और दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो आपने मुझे बताना कि सर दिस इज अवर प्रॉब्लम इन अवर नेक्स्ट क्लास। कल हमारी फिर से क्लास होगी, आपने मुझे ये बताना है कि सर ये मेरे क्वेश्चन नहीं निकले। मैं हर एक क्वेश्चन का आपको हिंट दूंगा, साथ में आंसर्स चेक हो जाएंगे। आप कहोगे सर हमने सारे कर लिए हैं, एक बार आंसर बोल दिए जाएं तो आंसर भी बोलूंगा। तो इस तरह से हमें हर छोटे छोटे न्यूमेरिकल से पढ़ के उसको सॉल्व करके कंसेप्ट से आगे बढ़ते जाना है और अपनी फिजिक्स के सब्जेक्ट को पॉजिटिव करते जाना है। वन थिंग पॉइंट शुड बी नोटिसेबल, फिजिक्स इज नथिंग विदाउट न्यूमेरिकल कंटेंट। सबसे वीकेस्ट पार्ट क्या रहता है बच्चों का? न्यूमेरिकल। तो आई एम हियर फॉर सॉल्विंग योर ईच एंड एवरी क्वेरी। सो गाइज जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट राइट नाउ। आपके पास शीट को सॉल्व करके सेंड करने का टाइम है आज रात को 8 o'clock तक। देन आई विल शेयर द आंसर की, सो दैट कि जो आपने किए हैं वो आपके मैच हो जाए आंसर कि ठीक है कि नहीं। आई विल वेट फॉर योर पीडीएफ टिल 8 PM. So guys, thank you so much for today's lecture. God bless you all.